आज हो चुका है। इस वीडियो के अंदर इस कंप्लीट पेपर का फुल सॉल्यूशन, कंप्लीट पेपर की फुल आंसर की आपको इस वीडियो के अंदर एक साथ मिलने वाली है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 100 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और इस वीडियो के अंदर इस कंप्लीट पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, तो साथ साथ में आप अपने उत्तर वो मिलान कर सकते हैं कि कौन सा प्रश्न आपने सही किया है, कौन सा प्रश्न आपने गलत किया है। तो पेपर के अंदर पहला प्रश्न आपको दिया गया था, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि संसार में अमर कौन हो पाते हैं, यानी संसार में अमर है वो कौन हो पाते हैं। तो इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये लिखना था कि जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ जाते हैं। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया था कि अमरता पाने वाले का जन्म कैसे परिवार में होता है। तो अमरता पाने वाले का है ऐसे लोगों का जन्म मध्यम वर्ग के घरों में या गरीब घरों में होता है, ये उत्तर आपको लिखना था। उसके बाद में तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि अमरता पाने वालों का कैसा जीवन बिताने की आदत होती है। तो यहां से इसका उत्तर आपको लिखना था कि वो सादा जीवन बिताने के आदी हो जाते हैं, सादा जीवन बिताने के आदी हो जाते हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है कि मनुष्य पर किन गुणों का प्रभाव जीवन भर पड़ता है। तो इसका जो उत्तर है वो आपको यहां से लिखना था कि मनुष्य में विनय, उदारता, सहिष्णुता और साहस आदि चारित्रिक गुणों का विकास अत्यावश्यक है, ये उत्तर आपको लिखना था। उसके बाद में देखिए यहाँ पर दे रखा है सादा जीवन बिताने की आदत मनुष्य में कैसे पैदा हो जाती है। तो इसका उत्तर आपको ये लिखना था कि इस तरह उनका पालन पोषण साधारण परिवार में होता है और वे सादा जीवन बिताने के आदी हो जाते हैं। उसके बाद में देखिए बच्चों अगला प्रश्न आपको पूछा गया था कि मनुष्य को पहचानने के लिए क्या जानना आवश्यक है। तो मनुष्य को पहचानने के लिए क्या जानना आवश्यक है, तो इसका उत्तर बच्चों आपको यहां से लिखना था। इसका जो उत्तर है कि व्यक्ति की सच्ची यहां से आपको इसका आंसर लिखना था कि व्यक्ति की सच्ची पहचान उसके विचारों और करनी से होती है। मनुष्य के विचार उसके आचरण पर प्रभाव डालते हैं, यहां तक इसका उत्तर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया था कि विवेकशील मनुष्य किस बात का ध्यान रखता है। तो विवेकशील मनुष्य है वो किस बात का ध्यान रखता है, तो इसका उत्तर यहां से लिखना था विवेकशील व्यक्ति ही अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखता है। ओके, यहां तक इसका उत्तर होगा। और उसके बाद में देखिए लास्ट प्रश्न पूछा गया था प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक आपको क्या लिखना था, सादा जीवन। क्या लिखना था बच्चों, सादा जीवन और उच्च विचार उचित शीर्षक होगा। अगर आपने ये लिखा है तो ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया था, प्रश्न संख्या 2 कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस पद्यांश को आपको पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना था। उसके बाद में इसमें आपको प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है कि कवि किसको जगाना चाहता है। तो कवि है वो किसको जगाना चाहता है, कवि उस आदमी को जगाना चाहता है जो सच्चाई से अनजान होकर सपनों की दुनिया में खोया हुआ है और समय के महत्व को नहीं समझ रहा है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि कवि आदमी को जगाने के लिए किनसे कह रहा है। तो किनसे कह रहा है, एक तो सूरज को कह रहा है, एक तो सूरज को, और उसके बाद में एक पवन को कह रहा है। ओके, सूरज और पवन को। उसके बाद में देखिए तीसरा है आपके बेवक्त जागने पर आदमी क्या करेगा। तो बेवक्त जागने पर आदमी जो लोग जीवन में आगे निकल चुके हैं उन्हें पाने के लिए घबराकर भागेगा। और उसके बाद में देखिए ये बाकी के जो प्रश्न है ये आपने कर लिए होंगे। और जो 6 वाला प्रश्न है कि भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ, में कौन सा अलंकार है। तो बच्चों इसमें कौन सा अलंकार होगा आपके, इसमें होगा बच्चों आपके मानवीकरण। कौन सा अलंकार होगा बच्चों, मानवीकरण। अगर आपने इसमें मानवीकरण अलंकार किया है तो ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। उसके बाद में देखिए उंगलियां घिस रहे हो और बैंक अकाउंट खाली है, स्मार्ट बनो। वही तीसरा प्रश्न आपको पूछा गया था जन संचार किसे कहते हैं। तो जन संचार किसे कहते हैं बच्चों, कि जब किसी तकनीकी माध्यम के द्वारा संदेशों को व्यापक जन समूह तक पहुंचाया जाता है उसे जनसंचार कहते हैं। 4 नंबर प्रश्न जनसंचार माध्यमों के नाम लिखो। तो जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं, एक तो है बच्चों आपके समाचार पत्र, एक तो क्या है समाचार
पत्र, और एक है बच्चों आपके रेडियो, एक क्या है बच्चों आपके रेडियो, समाचार पत्र, रेडियो, और एक है आपके टेलीविजन, एक क्या है बच्चों आपके टेलीविजन है। और उसके बाद में आप इंटरनेट लिख सकते हैं, इंटरनेट है आपके, और एक है आपके बच्चों सिनेमा। ये आपके क्या हैं, ये हैं जन संचार माध्यम हैं। ओके, तो एक है समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, सिनेमा, ये आपको लिखने थे। उसके बाद में देखिए 5वें प्रश्न के अंदर निबंध था आपके, और छठे के अंदर आपको दिया गया था यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कंप्लीट प्रश्न। और उसके बाद में अगला जो प्रश्न दे रखा है आपके आवेदन पत्र है। और यहाँ पर देखिए 9वां प्रश्न है, इसमें आपको व्याकरण के 2 प्रश्न दिए गए थे। पहला है कि रस के अंगों की संख्या है, तो रस के अंगों की संख्या, इसमें कौन सा विकल्प होगा आपके स वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। और दूसरे में चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में कितनी पंक्तियां होती हैं, तो इसमें ब वाला ऑप्शन सही होगा आपके 4। उसके बाद में देखिए रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी थी, तो इसके अंदर पहला प्रश्न था कि वीर रस का स्थायी भाव, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है बच्चों, उत्साह, तो इसमें आपको उत्साह लिखना था। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न है कि रस को साहित्य के आचार्यों ने काव्य की माना है, तो इसमें बच्चों आएगा आपकी आत्मा, दूसरे में क्या आएगा, आत्मा। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न पूछा गया था श्रृंगार रस के 2 पक्ष कौन कौन से हैं, एक तो संयोग है बच्चों, पहले में आपको संयोग लिखना था, और दूसरे रिक्त स्थान में आपको लिखना था वियोग, दूसरे में क्या लिखना था, वियोग। उसके बाद में देखिए 4 नंबर है कि छंद विधान में 3 वर्णों का समूह क्या कहलाता है, गण कहलाता है, तो इसमें आपको गण लिखना था। उसके बाद में 5वां है कि कानन कठिन भयंकर भारी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें बच्चों कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा, कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास। उसके बाद में देखिए 6ठा है आपके जहां उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखे, दोनों में अभेद स्थापित हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है बच्चों, वहां होता है बच्चों रूपक, कौन सा अलंकार होता है, रूपक। अगर आप रूपक करके आए हो तो आपका सही होगा। उसके बाद में देखिए बाकी का जो पेपर था वो आपके बहुत ही सरल पेपर था। यहाँ पर देखिए 15 नंबर प्रश्न है, इनका भी आप मिलान कर सकते हैं। 15 नंबर में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए थे। पहला प्रश्न है कि हामिद की अम्मा का नाम क्या था, अमीना, तो इसमें ब ऑप्शन सही होगा। और दूसरा प्रश्न है ज्योतिबा फूले की धर्मपत्नी का नाम क्या था, तो उनकी धर्मपत्नी का नाम था सावित्री, और ए ऑप्शन सही होगा। तीसरे में सूरसागर की रचयिता है, तो सूरसागर की रचयिता है, इसमें सूर आएगा, ब ऑप्शन सही होगा। और उसके बाद में देखिए 4 नंबर है जाग तुझको दूर जाना है, गीत के लेखक कौन है, तो 4 नंबर के अंदर भी आपका ब ऑप्शन सही होगा, महादेवी वर्मा। और उसके बाद में देखिए 5वां प्रश्न पूछा गया था कबीर की प्रसिद्ध रचना है, तो कबीर की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, बिज्जक, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। और 6ठा प्रश्न है गूंगे कहानी के लेखक है, तो गूंगे कहानी के जो लेखक है वो कौन है बच्चों, रांगे राघव, ओके, इसमें ब ऑप्शन सही होगा। और उसके बाद में 7वां प्रश्न है दरबार छंद में कवि ने अंधा बताया है, तो दरबार छंद में कवि ने अंधा किसको बताया है, तो 7वें के अंदर भी ब ऑप्शन होगा, सभा को। और 8वां प्रश्न है पापों की जननी है, पापों की जननी कौन है बच्चों, तो पापों की जननी है बच्चों आपकी इसके अंदर आपका द ऑप्शन सही होगा, यानी धन लोलुपता। उसके बाद में देखिए बच्चों 21 नंबर जो प्रश्न है उसमें भी आपको 4 प्रश्न वस्तुनिष्ठ पूछे गए हैं। आवारा मसीहा पाठ के लेखक हैं, तो आवारा मसीहा पाठ के जो लेखक है वो कौन है, विष्णु प्रभाकर है, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। दूसरा है मकबूल फिदा हुसैन के कक्षा अध्यापक कौन थे, तो उनके कक्षा अध्यापक थे मेजर अब्दुल्ला पठान, ब ऑप्शन सही होगा। और तीसरा है आवारा मसीहा क्या एक जीवनी है, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। 4 नंबर है आवारा मसीहा में शरतचंद्र के पिता का नाम क्या था, तो उनके पिता का नाम था मोतीलाल, तो इसमें ब ऑप्शन सही होगा। तो आपका पेपर है वो बहुत ही अच्छा हुआ है और अच्छा पेपर था। आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 100 में से